कर समझाता हूँ। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, ये दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हमारे पास अभी और इसी वक्त है और यही समय, आप अपनी जगह बैठ सकते हो। मुझे ऐसी रिक्वेस्ट की गई कि कुछ एक डॉट्स मिल नहीं रहे, कुछ एक कनेक्शन मिसिंग हो रहा है। एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि कुछ गुजराती में भी कहा जाए ताकि चीज बैठ जाए। तो मैं 2 चीज करूंगा। पहले पूरे हिंदी में पूरा अभी तक जितना भी काम हुआ है, राइट, उसका एक सार टोटलिटी में रखता हूँ, और फिर समय जाएगा, भैया नहीं आए तो गुजराती भी कर दूँ। हमारी जिंदगी की शुरुआत माता पिता, फिर धीरे से आगे देखें तो शिक्षक और समाज, जो भी हम देखते हैं उस आचरण को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, हम उसको स्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि जहां से वो आता है वो हमसे बड़े। पहले ध्रुव बिंदु इसको पकड़ो, इससे हमारी मान्यता बनती है। और हमारी मान्यता का कुल मिला के घर में दायरा आहार के आसपास घूमता रहता है, राइट, खाना पीना। फिर थोड़े बड़े हो गए तो अब सो जाओ, फिर ये खाना पीना और सोना लगातार बने रहे, इसके अंतर्गत फिर इसलिए पढ़ो ताकि जॉब मिल जाए। तो ये सीक्वेंस हमारे घर से शुरू होती है, और हम फिर ये जो मिल रहा है उसी में ही सुख है, ऐसी एक बड़ी मान्यता का शिकार बनते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं सोम भैया जितना उदार नहीं, जिनको बातें करनी हो वो अभी भी बाहर ब्रेक में बाहर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उत्सुक लोग हैं जो ये सार को सुनना चाहते हैं। आप जब बातें करते हो तो आप अपने साथियों को विक्षेप करते हो, तो कृपा करके अभी धैर्य बना के रखें, क्योंकि इतने 3 दिन का लगभग कंटेंट को समराइज करना और कोई बिंदु छूट ना जाए, इसके लिए किसी का भी विक्षेप होना मुझे स्वीकृत नहीं। ये फॉ क्यों हो रहा है भाई, थोड़ा नीचे कर दो, ऐसे कर दो। तो हमारी मान्यता की पहली बुन जो है वो है सुविधा में सुख है। ये सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों बनता है? हम सुबह से शाम तक विविध प्रकार की संवेदनाओं में सुख का अनुभव करते हैं। मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, नुक्कड़ पे मैं खाता हूँ तो अच्छी लगती है, पर एक दिन समझ में आया कि नुक्कड़ की पानी पूरी में वो पानी के अंदर नाइट्रिक एसिड डालते, पूरा रिपोर्ट है। अब मुझे ये सूचना मिल गई, अगर मैं अब उस सूचना पर चलता हूं तो मैंने उस सूचना को जीना शुरू किया। ये शरीर में आपको लगातार सूचना मिल रही। तो पहली सूचना ये है कि हम सुविधा में सुख को मानते हैं, ऐसा है कि नहीं। देखिए एक भी बार सुविधा का नकार नहीं किया गया। कपड़े चाहिए ही चाहिए, भोजन चाहिए ही चाहिए, पर क्या भोजन अच्छा कर लेने से मेरी तृप्ति होगी? हाँ बिल्कुल हुई भाई, आधा घंटा तो तृप्ति हुई, नकार नहीं है, पर ध्यान रहे आधा घंटे के बाद मेरा काम पूरा नहीं हो रहा, अभी मुझे और चाहिए। तो जैसे देखना शुरू करते हैं तो मालूम पड़ता है कि मुझे निरंतर तृप्ति की स्थिति चाहिए, निरंतर खुशी चाहिए, निरंतर सुख चाहिए, और ये मुझे निरंतर क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिर दूसरा बिंदु, शरीर में संवेदनात्मक सुख है और वो क्षणिक है और मैं इसको देख सकता हूं। सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाओ, अपने ऊपर उठे हुए हाथ को नीचे उतारते हुए देखिए। आपने निश्चय पूर्वक हाथ उठाया ना, तो आप उसको देख सकते हो। हमारी गड़बड़ी क्या होती है, हम क्रियाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि क्रिया हम कर रहे हैं वो देखते नहीं। जब हम देखना शुरू करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ छोटी सी यात्रा पे। अपने घर चले जाओ, अपने मेन रूम में जाओ, कोई सोफा पलंग बैठो,
आड़े हो सके तो आड़े हो जाओ, छत पर लगे पंखे को देखो, कोई एसी फिट हुआ तो उसको देखो, खड़े हो जाओ, किचन में जाओ, पानी का जहां बर्तन रखा है वहां जाओ, गिलास लो, पानी निकालो, पानी का गिलास मुंह पे लगाओ। मैं अटक गया, लेकिन कितने लोगों ने पानी पी लिया? पी लिया ना? तो जब आप पहले देख रहे थे, बाद में होश गया, और अब यांत्रिकता से काम शुरू। बस लगभग ऐसा ही होता है, हम देखना चुप जाते हैं, करते रहते, देखते नहीं। यहाँ पहले दिन ये कहा गया कि देखना शुरू करते तो मालूम पड़ता है दुख कहाँ है, जहां मेरे भाव और विचार स्थिर नहीं, उठक पटक होती रहती है। राइट? कोई दोस्त मिल के अच्छा लगा, फिर वो दोस्त चला गया, अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छा खाना मिला, अच्छा लगा, फिर टिंडोरा का साग मिला मुझे तो अच्छा नहीं लगा। तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आता है कि मुझे अच्छा लगना अप एंड डाउन हो रहा है, पर वो मुझे स्वीकृत नहीं है, तो मुझे निरंतर कैसे अच्छा लगे? तो फिर प्रश्न पूछा, भाई अच्छा लगना और अच्छा होना दो सेम नहीं है, तो अच्छा होना क्या है? अच्छा होना केवल अस्तित्व में कुछ नियम है, वही अच्छा है। आपने कभी सूर्योदय देखा होगा? कभी ऐसा सोचते हैं कि ऑरेंज कलर का सन ग्रीन कलर का होता तो अच्छा था? ऐसा नहीं सोचते। पहाड़ को देख के ऐसा सोचते थोड़ा नीचे होता तो अच्छा था? जो है, जो है, जो है, जो जैसा है वैसा हम स्वीकारते हैं, और उसी समय हम सुख में होते हैं। इसलिए सभी पर्यटन स्थल में हम प्राकृतिक जगह पर जाते हैं। आया ना? क्योंकि प्राकृतिक जगह पर हमें दरिया, समंदर, पानी, झरने, पहाड़, ये जैसे है वैसे स्वीकार थे। राइट? तो जहां जैसा प्राकृतिक नियम की वजह से कुछ है तो हम स्वीकार पाते हैं। तो फिर सूत्र समझ में आया, स्वीकृति के भाव में जीना बराबर सुख। और स्वीकृति किसकी होती है? कुछ नियम की होती है, व्यवस्था की होती है। देखिए, आप ये गद्दे पर बैठे, कुछ तो व्यवस्था है। अभी यहाँ मैं सबको उखाड़ दूं, कोई गद्दे कहीं और पड़े हैं, तकिया कहीं और पड़ा है, चद्दर हवा में लटक रही है, पंखे टेढ़े मेढ़े है, और मैं आपको कहूँ बैठो यहाँ 40 डिग्री और जीवन विद्या शिविर अटेंड करो, तो आप क्या कहोगे? व्यवस्था सिखाने आए हो? पहले कि यहाँ तो कुछ व्यवस्था हो, तो हमें व्यवस्था की स्वीकृति होती है। हमारी जितनी भी बीमारियां, वो सभी बीमारियों में और कुछ नहीं, एक सूचना है कि वहां कोई लोकल जगह पर अव्यवस्था हुई है। सो भैया ने मेरे बारे में क्या लोग पूछने लगे हैं, तो मुझे एक एक व्यक्ति ना पूछ रहे थे, बता देता हूँ। मेरा वेट कम होने लगा, इसलिए डॉक्टर ने कहा भी टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाओ तो पता चला प्रोस्टेट के अंदर कैंसर। कैसे? बायोप्सी की 12 पीस दिए, उसमें से एक पीस में छोटा सा टुकड़ा निकला, पर जो भी उसमें लगे सब मेरे चाहने वाले। तो उन्होंने कहा कि हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, भले स्टेज 1 है, हम इसको रेडिएशन के खत्म करेंगे। तो कोई सर्जरी नहीं है, कोई दवाई भी नहीं है, कोई कीमो भी नहीं है, केवल रेडिएशन, और वो डोज निश्चित रहता है, तो 28 दिन लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ हाथ जोड़ के कोई भी मुझे ना पूछे, अभी तक 3-4 पूछ चुके, कैसी है तबीयत? मत पूछिए, मैं भला चंगा हूँ, आपके सामने गाता हूँ। राइट? आई एम ऑल वेल। और विद्या की रोशनी में कहूँ तो मैं ऑल वेल ही हूँ। ये इतने लंबे शरीर में कहीं कोई खटपट थोड़ी हो रही, और उसका मुझे मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई परेशानी भी नहीं। एक भी दिन, एक भी रात मेरी नींद नहीं गई है, मैं चैन से सोया हूँ। तो एक सूचना है। तो हर एक बीमारी क्या सूचना है? समथिंग इज नॉट ओके, सूचना है। अब देखो, जानकारी से क्या फायदा होता है? पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर, माँ को ब्रेस्ट कैंसर, तो दोनों का कैंसर की सूचना मेरे पास है। अब डॉक्टर कहते हैं कि भाई कुछ मिलेगा, लोगों को वारसा में जमीन जायदाद मिलती है, मुझे कैंसर मिला। और वारसा तो वारसा है, क्या करें? शरीर के अंदर आया, उसमें मैं क्या करूं? मुझे ये शरीर मिला मेरे माता पिता के द्वारा, उनके संयोग से ये शरीर बना। मैं तो चाहता था, कल परसों बताया था, अमेज़न का जंगल बना रहे, राइट, लेकिन रेगिस्तान होने वाला है। तो ये तो वारसा में मिला, अब मैं उसका करूं क्या? अभी देखो कर रहा हूं। मैं आपका पैम्परिंग चाहता तो मुंह लटका के ऐसा बैठता, आप लोग बारी बारी मेरा खबर पूछते,
तो क्या भाई, भैया सार कर रहा हूँ, आप एंजॉय कीजिए। ऐसा है। ये दूसरी भी बात बताऊं, भैया को हम उस रूप में ले जाते हैं, मैं एस्कॉर्ट की तरह ले जाता हूँ, कमांडो की तरह। क्यों? ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। और हम में से कई लोग भैया को बहुत भाव से मिलना चाहते हैं, मैं उसका आदर करता हूँ। पर देखिए, लगातार कोई व्यक्ति 2 घंटा बोल रहे हैं, अब ब्रेक उनके लिए भी है कि नहीं? तो मैंने कहा आप अब आराम कीजिए, मैं थोड़ा सार करूँ। भैया इन लोगों का क्वेश्चन भी आया कि कुछ कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं पूरा सार भी कर देता हूँ, गुजराती में भी बोल दूँ। आप मुस्कुराते रहे हैं, गुजराती में भी करूँ, पहले अभी हिंदी पूरा कर दूँ। वैसे मैं कैसे करता हूँ आपको देखने का भी मजा आए। तो मैं ये कह रहा था कि ऑब्जेक्टिवली स्टडी को देखना शुरू किया, तो ऐसे जैसे हम देखना शुरू करते हैं, तो मैं आपको अभी घर पे ले गया था, आपने देखना शुरू किया, तो जब हम देखते देखते स्वयं पर हमारा ध्यान चला जाता है, बिल्कुल पकड़ में आ जाता है कि उठक पटक जो हो रही है यही हमारे दुख का कारण है। उठक पटक क्यों हो रही है? हमने कहीं उसको मान के रखा था, मान के रखा था, तो बढ़िया से बढ़िया घर ले आए, क्या मान के रखा, मस्त मस्त व्यंजन खाएंगे, उसमें ठंडा करके 2 महीने के बाद फ्रिज बिगड़ गया। उस समय हमारा ध्यान फ्रिज पर रहता है, स्वयं पर नहीं जाता कि जब फ्रिज आया तो खुशी बनाई थी, अब फ्रिज बिगड़ा तो हम रो रहे हैं। तो हमारी खुशी ना खुशी कोई बाहरी चीज पर है, पर बाहरी चीजें बदलती रहती है, हम करें क्या? तो मैं निरंतर हूं, ऐसी बात पर अगर ध्यान जाए कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तो मैं एक दूसरी जर्नी पे ले चलता हूं, जिससे आप अपने अंदर मैं हूं बना के रखिए। मैं की भाषा ही बोलता हूं। मैं आया इस पृथ्वी पर, कुछ मालूम नहीं था मैं हूं, ऐसा भी मालूम नहीं था। बड़ा होता गया, उस समय मुझे खाना चाहिए, तो मैंने कहा मुझे खाना चाहिए। अब कहाँ ध्यान है? खाने पर मैं हूं। तो बच्चा था, मैं हूं। स्कूल में गया, मैं हूं। बड़ा हो गया, कॉलेज में गया, मैं हूं। मैं अलग अलग भूमिका निभाने लगा। बीच में मैं तो हूं ही। मैं रेशन कार्ड लेकर के एयरपोर्ट गया कि मुझे अमेरिका जाना है, बोले ये नहीं चलेगा, यहाँ तो पासपोर्ट चाहिए। तो मेरी एक पहचान बनी पासपोर्ट। फिर इलेक्शन आया, मैं वो पासपोर्ट लेकर के इलेक्शन ऑफिस गया, बोले ये नहीं चलेगा, वोटर आईडी चाहिए। ये मेरी दूसरी पहचान बन गई। पकड़ में आ रहा है ना? मैं बैंक में गया, बोले ये नहीं चलेगा, आधार ले आओ। ऐसी मेरी अलग अलग पहचान बनती गई। मैं पिता बन गया, मैं पति बन गया, मैं पुत्र बन गया, अलग अलग मेरी पहचान बनती गई, लेकिन केंद्र में मैं हूं। तो अलग अलग भूमिकाएं हम निभाते हैं, बीच में हम हैं। अब हमारी मोस्ट ऑफ द भूमिकाएं हमारे शरीर के साथ जुड़ी। हाँ क्या ना? मेरी माता मेरे सामने आने से मैं फटाक से पुत्र बन गया। भूत प्रेत वाला मैंने कोई बात नहीं की। देखिए, भूत का मतलब इतना ही है, भूत का मतलब पास्ट, जो हमेशा पास्ट में जीता है वो भूत। भूतकाल की पीड़ा, वही भूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जितनी यात्रा हम लोगों ने कर ली, उसमें यदि देखें तो 2 तरह की चीजें जिंदगी में हैं। एक जिसको बोल रहे हैं सीखना, चाहे गाना सीखना, खाना सीखना, पीना सीखना, चलना सीखना, कोई भी व्यवसाय सीखना। ये सीखना सारा प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। ये प्रैक्टिस सारी जीवन और शरीर के बीच में तालमेल को पहचानना है। तो कौशल का सारा काम है ना, वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। और जीने का सारा काम समझ ओरिएंटेड है। इसमें प्रैक्टिस की बात नहीं है। आप मुस्कुरा मुस्कुरा के व्यवहार करोगे तो आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। रिलेशन में प्रैक्टिस काम नहीं कर रही है, रिलेशन में कोई समझ काम कर रही है। सुन लो भाई बाबा,
आदमियों को जंगल में पापा खोज गए। तो एक दो एग्जाम्पल बोल के आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जीवन और शरीर का तालमेल, डांस क्या है? जीवन और शरीर का तालमेल। तो मैक्सिमम चीजें जो कौशल वाली हैं, हुनर वाली हैं, वो जीवन और शरीर का तालमेल है। तो ऐसा बोलते हैं, जब स्पेस शटल ऊपर उठता है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ऊपर उठता है, लगभग 40,000 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी गति से जब रॉकेट ऊपर उठता है तो रॉकेट में बैठने वालों को अलग से 6 महीने प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि वो शरीर उस गति को सहन कर सके। जैसे हाइपरलिंक और ये ट्यूब और ये सब के बारे में भी आता है कि जितनी गति के साथ हम बात कर रहे हैं उसमें शरीर कितना स्टेबल रहेगा। यदि फ्रेश आदमी को रॉकेट में बिठा दें तो क्या होगा बिना किसी ट्रेनिंग के? तो पता चलेगा शरीर तो रॉकेट में चला गया, जीवन वहीं बैठा रहेगा। आप वो झूला झूलते हैं ना, वो गोल वाला, जब वो ऊपर से नीचे आता है तो शरीर के किस हिस्से में क्या होता है? पेट में से लगता है कुछ निकल जाएगा। उसी झूले में रोज 1 घंटा घूमो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब जीवन और शरीर ने उस तालमेल को पहचान लिया। तो शरीर ऊपर से नीचे गिरेगा तो कौन से नियम से गिरेगा? ग्रेविटी से गिरेगा। मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा तो कौन से नियम से गिरूंगा? मेरे ऊपर तो ग्रेविटी काम नहीं आएगी, मैं तो भारहीन चीज हूं। मैं भारहीन चीज हूं, इसलिए ग्रेविटी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। तो मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो किस नियम से आऊंगा? केवल शरीर के साथ बने रहना है, इस इच्छा के साथ मैं शरीर के साथ हूं। अब जीवन और शरीर दोनों साथ साथ बना हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये ऊपर से नीचे आने का मेरे को अभ्यास नहीं है तो थोड़ा सा भी मिसमैच होता है तो टुंडी, क्या बोलते हो, नाभि, ये हमारे शरीर का केंद्र है, हिंदी में टुंडी बोलते हैं, नाभि। तो पूरा शरीर वहां से मिसमैच होता है जिसका हमको कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जैसा फील होता है, शरीर में एकदम से पूरा शरीर झंकृत हो जाता है। तो ये तमाम बातें, ऐसी बहुत सारी बातें हम बात कर सकते हैं और धीरे से आप फील भी कर ही सकते हैं। जब मैं शरीर को फील करता हूं तो मेरे को भार फील होता है, और जब मैं स्वयं को फील करता हूं, स्वयं को फील करता हूं कि मैं जीवन हूं, तो उस समय में आपको भारहीनता भी फील हो सकती है। तो डायरेक्टली, तो धीरे धीरे ध्यान देने की बात है। छोटी छोटी एक्टिविटीज में, छोटी छोटी चीजों में हर समय घटनाएं घट ही रही हैं। जैसे सारा दिन हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे, हम कुछ सोच रहे, 3 ही काम करते हैं, या तो कुछ सोच रहे होते हैं, या बोल रहे होते हैं, या कुछ कर रहे होते हैं। हर चीज को देखो, ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये मैं शरीर के लिए सोच रहा हूँ कि मैं के लिए सोच रहा हूँ? मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो ये मैं के लिए बोल रहा हूँ कि शरीर के लिए बोल रहा हूँ? कुछ भी कर रहा हूँ, ये मैं के लिए कर रहा हूँ कि शरीर के लिए कर रहा हूँ? और दोनों के लिए नहीं है तो निरर्थक है। दोनों के लिए नहीं है तो आप दुखी होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा हम लगातार अपनी सारी एक्टिविटीज को देख सकते हैं। तो मेरे अंदर चलने वाले विचारों को देखता रह सकता हूँ, मेरे व्यवहार को देखता हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ। इसलिए अध्ययन की जो परिभाषा है, ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये अध्ययन की परिभाषा है। क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों कर रहा हूँ ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्यों कर रहा हूँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये पता चले कि घोड़ा क्यों पाला, और फिर जो कुछ भी कर रहा हूँ उस लक्ष्य के अर्थ में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मिला,
ये 3 क्वेश्चन लगातार अपने आप से पूछ सकते हैं और इसमें लगातार करेक्शन होते जाएगा। यदि कुछ भी मैं गलत सोच रहा हूँ, अव्यवस्था सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरे ध्यान में आएगी। तो मेरे को लगता है इतनी चर्चाओं के बाद अब हम शिफ्ट कर सकते हैं कि हमने जो कुछ भी काम किया उससे हमारी क्लैरिटी बनी। अब हम मानव की परिभाषा पे बात कर सकते हैं। मानव की परिभाषा, मानव की डेफिनेशन क्या है? देखिए, अभी तक जो डेफिनेशन हमारे पास है, अभी तक तो डेफिनेशन हमारे पास है, वो डेफिनेशन कैसी है? अभी तक हमारे पास डेफिनेशन है अभी तक हमारे पास डेफिनेशन है, हमारा सोशल स्टडीज, हमारा सामाजिक विज्ञान ये कहता है कि क्या वो सोशल एनिमल है। हिंदी में क्या बोलेंगे? सामाजिक पशु क्यों नहीं बोलेंगे? एनिमल को तो पशु बोलते हैं। प्राणी बोल दिया, प्राण मतलब सांस लेने वाली रचनाएं, तो प्राणी का टेक्निकली मीनिंग है तो पेड़ पौधे में चला गया, वनस्पति संसार में चला गया। पशु बोलते हैं तो जीव संसार में चला गया। इसमें आदमी कहीं से नहीं निकला। हमारा मैनेजमेंटल साइंस कहता है कि वो HR है, ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स और मानव में क्या अंतर है? रिसोर्स और मानव में क्या अंतर है? रिसोर्स साधन है। साधन की परिभाषा और मानव की परिभाषा क्या है? साधन की परिभाषा है जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करे, उसका नाम साधन है। जैसे इस पेन के उपयोग को कौन सुनिश्चित करता है? पेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन को गाली दो, पेन को प्यार करो, फेंक दो, आग में डाल दो, तो पेन के उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है, इसलिए इसका नाम साधन है। जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है, इसका नाम मानव है। जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है, इसका नाम मानव है। बच्चे मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली वो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये गलत नहीं है, पॉजिटिव है। मनमानी करने का मतलब है जो मुझको ठीक लग रहा है मैं करूंगा। तो कम से कम ये मूल की तरफ जा रहा है कि मानव की परिभाषा ही है, कोई मेरे को यूज कर ले तो मेरे को कैसा लगता है? मैं अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी किसी को दे दूं, ये भी मेरे को स्वीकार है। मेरी इच्छा के बिना कोई मेरे को, कोई सुई, मेरी कोई छोटी चीज भी यूज कर ले, मेरे को खराब लगता है। तो मानव वो चीज है, इसलिए मानव को नौकरी करके तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि नौकरी में कोई दूसरा बता रहा होता है कि आपको क्या करना है। इसलिए हम CEO क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि CEO है जो तय करता है कि फिर कंपनी का पीछे से इतना बता दिया कि हाँ ये बेसिक बातें हैं, लेकिन उसको जमीन पे उतारने का काम CEO का है। तो कहीं ना कहीं हम फ्रीडम चाहते हैं। फ्रीडम का मतलब है कि मुझ में सोचने की ताकत है, मैं मेरी सोचने की ताकत को प्रयोग कर पाऊँ, ये मेरे मानव होने का मतलब है। तो इसका अर्थ है, तो मानव HR बोल दिया तो साधन में चला गया, मटेरियल में चला गया। HR बोल दिया तो साधन में ही चला गया। तो या तो हमने मानव को मटेरियल किंगडम में पहचाना, या प्लांट किंगडम में पहचाना, या एनिमल किंगडम में पहचाना। धर्म ने उसको जीव कहा, जीव बोलने से रहस्य में चला गया, समझ कुछ नहीं आया। समाज ने कहा कि हार्ड मास का पुतला है, इससे समझ में कुछ नहीं आया।
नेताजी के लिए वो वोटर है, बाजार के लिए कंज्यूमर है। इन सारी परिभाषाओं में कहीं भी मानव नहीं। वर्ल्ड की हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में चले जाओ, धर्म में, अध्यात्म में, कहीं तक भी चले जाओ, हमारे पास मानव की परिभाषा नहीं। हो तो दे दो। जिस मानव की हमारे पास परिभाषा ही नहीं है, उसको जिएंगे भी कैसे? हमने अपने आप को शरीर मान लिया, जिंदा रहने को जीना मान लिया। मान कुछ भी सकते हैं, उससे जीवन को जिस तृप्ति की तलाश है वो तृप्ति तो उसको नहीं मिल रही। तो यहाँ पे आके समझ में आया कि हमारी अभी मानव की समझ नहीं है। हमने 2 यात्राएं की हैं। एक यात्रा में हमने माना है कि ईश्वर प्राप्ति में सारा सुख है, तो हम ईश्वर प्राप्ति की ओर चले गए, इधर संसार छूट गया। दूसरी तरफ भोग की ओर चले गए। भोग भी व्यक्तिवादी मार्ग है, साधना भी व्यक्तिवादी मार्ग है। दोनों में परिवार छूटता है। परिवार हमारा नहीं बसा है। 2 बातों का अधिकार हमारे पास नहीं आया है। एक ये, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है, ये अधिकार हमारे पास नहीं आया। अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक हमेशा हमेशा के लिए जिया जा सकता है, ये भरोसा हमको नहीं आया। ये कामनाएं हमने की हैं, वसुधैव कुटुंबकम की कामना की है, सोचा है, लेकिन जमीन पे कैसे उतरेगा ये अभी तक तो प्रमाणित होना शेष है। आगे प्रमाणित हो जाए, ऐसा हम जी पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक तो ये प्रश्न अभी शेष ही है कि अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक कैसे जिया जा सकता है। दूसरा, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पहचान सकता है, ऐसा अर्थशास्त्र में 10 PhD करके हमारे को ये समझ में नहीं आया। दोनों पार्ट समझ में नहीं आए। परिवार अपनी आवश्यकताओं को परिभाषित नहीं कर सका। आदर्शवाद कहता है न्यूनतम में जियो। न्यूनतम में जीने का आधार परिवार के साथ नहीं बनता है, अकेले व्यक्ति के साथ बन सकता है। अकेला व्यक्ति पेड़ पे रह के जिंदगी गुजार दे, ये हो सकता है। गुफा में रह के गुजार दे, ये हो सकता है। लेकिन जब आप एक गृहस्थ के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, तो बच्चे हैं, तो एजुकेशन है, तो हेल्थ है, तो रिलेशनशिप है, आना है, जाना है, शादी है, ब्याह है, लेन है, देन है, इस सब के साथ आप न्यूनतम में नहीं जी सकते। भौतिकवाद कहता है कि अधिकतम में जियो। अधिकतम का कोई आधार होता नहीं, अधिकतम का भी कोई आधार नहीं है, न्यूनतम प्रैक्टिसेबल नहीं है। फाइनली हमारे पास परिवार में भौतिक वस्तुओं के साथ जीने का स्वरूप नहीं है। मैं कहाँ रुकूं ये भी समझ में नहीं आता है, और कितना न्यूनतम हो ये भी ध्यान में नहीं आता। तो ना तो वस्तुओं को पहचानने का कोई निश्चित आधार हमारे पास, उधर अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने का आधार हमारे पास नहीं है। तो कम से कम मानव की परिभाषा में पिछले 4 दिनों में जो चर्चा हमने की है, तो हमने मानव के अध्ययन में समझा कि मानव 2 चीज़ों का साथ साथ होना है। जीवन और शरीर 2 चीज़ें साथ साथ हैं। जीवन की आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। दोनों को पूरा करने का तरीका अलग है, और दोनों की पूरी हो सकती है, ये आशा हमारे बीच में जगी है। उसी आशा को ध्यान में रखते हुए मानव की परिभाषा को फाइनली एंड तक ले चलें। तो मानव की परिभाषा में कहा कि मनाकार को साकार करने वाला, मनाकार को साकार करने वाला। मनाकार को साकार करने वाला मतलब इसको करते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि मन स्वस्थता का आदाब, आशावादी। मन का स्वस्थ होना, ऐसी कामना, ऐसी आशा के साथ मन स्वस्थता का आशावादी। वो ये आशा करता है कि वो सुखी रहे। मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। आशा में ही जिएगा कि उसको उपलब्ध भी होगा। प्रमाणित करने वाला, ऐसी इकाई का नाम मानव है। मानव ऐसी इकाई का नाम है। देखिए, मनाकार को साकार करने का मतलब है
आकार क्या चीज का बनेगा? फिजिकल चीजों का। आकार मतलब सुविधा का आकार बनेगा। सुविधा क्या चीज के लिए आवश्यक है? शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर में क्या चीज के लिए आवश्यक है? जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। इसको थोड़ा सा रुक के लाते हैं। तो सारी सुविधा का मतलब है, सारी सुविधा का मतलब है, सारी सुविधा 6 प्रकार की है। आहार, या तो आहार की बात है, या आवास की बात है, या अलंकार की बात है, या दूरगमन की बात है, दूर आने जाने की बात है, या दूरदर्शन की बात है, या दूर श्रवण की बात है। दुनिया में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, फिजिकल चीजें हैं, एक एक चीज के बारे हमारा पर्पस क्लियर हो जाए, है ना। हस्बैंड वाइफ का मतलब है वो घर के बारे में सब कुछ तय करते हैं। घर में क्या आएगा, कौन सामान आएगा, कौन सामान रहेगा, नहीं रहेगा। यदि इन सारी चीज़ों के बारे में दोनों की क्लैरिटी एक है, दोनों का फोकस एक है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो बहुत आराम से सारे निर्णय हो सकते हैं। नहीं तो घर सजाने में संबंध बिखर गए, ऐसा भी हो सकता है। एक को घर अलग तरह से सजाना है, दूसरे को उन चीज़ों में रुचि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों को लेके जब देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारे विचारों में क्या समानता है, क्लैरिटी है, काम आएगी। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आहार, आवास, अलंकार ये शरीर को जिंदा बनाए रखने के अर्थ में है। और दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन ये शरीर को गति प्रदान करने के लिए, हर चीज का एक निश्चित पर्पस है। अलंकार क्या चीज है? अलंकार बेसिकली शरीर के तापमान को, शरीर के तापमान को बनाए रखने वाली चीजें। जैसे आहार में क्या आएगा? खाना आ गया। तो खाने से जुड़ा हुआ जितना संसार है, चाहे वो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर किस में आ जाएगा? बेसिकली वो खाने में आ गया। तो ट्रैक्टर खेत में काम करेगा, उससे हमको खाना मिलेगा। तो दुनिया की जितनी सारी मशीनरी है, जितनी भी सारी चीजें हैं, जो कुछ भी दुनिया में है और जो कुछ भी आने वाला है, वो सारा का सारा 6 भाग में है। एक उसको कह रहे हैं आहार। आवास का मतलब मकान, घर। अलंकार का मतलब ज्वेलरी। हाँ, ज्वेलरी बात शेष रेडी। देखो, अलंकार का मतलब है कि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक चीजें। जैसे कपड़े किस में आएंगे? कपड़े अलंकार में आएंगे। कपड़े के साथ में अच्छा लगने वाला भाग ही है। कौन सा कलर आपको पसंद है, कौन सा डिजाइन पसंद है, वो आपके साथ बना ही हुआ है। ज्वेलरी भी बेसिकली ये माना गया कि धातु का टच शरीर के स्वास्थ्य के लिए उसको मदद करता है। सोना बाय नेचर थोड़ा गर्म होता है ऐसा मानते हैं, चांदी ठंडा होता है। तो सोने को शरीर से ऊपर वाले भाग में पहनने की परंपरा रही। जो भी उसमें कम ज़्यादा होता है, जैसे बीमारी में आयुर्वेद में चांदी के बर्तन में खाने की बात करते हैं, वो कांसे के बर्तन में पानी पीने की बात करते हैं, है ना। तो धातु का टच शरीर के लिए उपयोगी हो सकता है। उस क्रम में सारे आभूषण भी हैं, और उस क्रम में अच्छा लगने वाला भाग भी था। तो अच्छा लगने वाला भाग रह गया, उपयोगिता वाला भाग चला गया। आभूषण के साथ ये दुर्घटना हुई, केवल अच्छा लगने वाला भाग रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ, दूरगमन मतलब दूर आना जाना, दूरदर्शन मतलब दूर देखना, हबल टेलीस्कोप से लेके माइक्रोस्कोप से लेके। दूरश्रवण मतलब दूर की बात को सुनना, मोबाइल वगैरह। तो इसमें समझ में आया कि आहार, आवास, अलंकार शरीर को बनाए रखने के अर्थ में है, और दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण शरीर को गति प्रदान करने के अर्थ में है। तो दो ही काम है, शरीर को जिंदा बनाए रखना है, शरीर को गति प्रदान करना है। गति क्यों प्रदान करना है? जैसे यदि लेमैन को समझाना है, एक आदिवासी को समझाना है कि साइंस क्या होती है, तो कैसे समझाएंगे?
कैसे एग्जाम्पल देंगे? देखे देखा, फोन दिखा रहे, अब क्या क्या दिखाएंगे, बड़ा मुश्किल है ना। हाँ बोलिए। पढ़ा लिखा के ही समझा सकते हैं। एक लाइन में ही बताना है और खेत में खड़े होकर ही बताना है। एक शब्द में ही बता देते। देखिए, जो आदमी आर पार समझ जाता है ना, फिर उसका बात करना भी बहुत सरल हो जाता है। तो आदरणीय नागराज जी के साथ हम बैठते थे तो हम लोग बहुत दिमाग लगाते थे और वो इतना हल्का बात बोलते थे ऐसा लगता है अरे यार ऐसे थोड़ी हो सकता है। उन्होंने कहा, उनका दिया हुआ आंसर है, जो हमारी गति बढ़ा दे उसका नाम साइंस है। तो हम कपड़े हाथ से धोते हैं, कपड़े धोने की गति बढ़ा दिया, खाना बनाने की गति बढ़ा दिया, आने जाने का गति बढ़ा दिया, आदमी को मारते हैं, मारने की गति बढ़ा दिया, हाथ से कितने लोग को मारते हैं। तो हर क्षेत्र में एक ही चीज है जो हमारी गति बढ़ा दे, उसका नाम साइंस है। आम आदमी के लिए उसकी गति बढ़ गई, उसको नहीं पता है कि आपके एटम ने क्या किया और आपके सेल ने क्या किया। उसको पता है कि मैं पहले 1 घंटे में 10 कपड़े धोता था, अभी मैं 100 कपड़े धो सकता हूँ। उसको पता है कि मैं बैल से खेत में 1 घंटे में 1 बीघा खेत मान लो जोत सकता था, अभी मैं 1 घंटे में 10 बीघा खेत जोत सकता हूँ। तो साइंस की उपलब्धि के रूप में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की उपलब्धि के रूप में आम आदमी का एहसास क्या है? गति बढ़ गई। हम क्या बोल रहे हैं? विकास हो गया। विकास हो गया मतलब पहले एक गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर पे चलती थी, ऐसे लगता है ओहो क्या स्पीड आई है। अब 200 किलोमीटर भी चली जाए तो हमको लगता है कि ठीक ही चल रही है ना। तो कुल मिला के हमारी स्पीड बढ़ गई। तो किसी भी काम में हमारी गति बढ़ जाए, गति क्यों बढ़ाना है? गति क्यों बढ़ाना है? जल्दी जाना है, जल्दी क्यों जाना है? अब यहाँ इसका उत्तर साइंस के पास नहीं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, ये एक पॉजिटिव आंसर। तो जड़ संसार में तो थोड़ी बहुत फिर भी स्थिति ठीक है, चैतन्य वाले भाग में बहुत गड़बड़ है। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, 4 लड़के बाजू में बैठ के बात कर रहे थे, 3 लड़के बोल रहे थे भारत में विकास नहीं है। 15 साल पुरानी बात है। भारत बहुत अविकसित देश है। फ्रांस में होते तो अभी दिल्ली से रायपुर की जर्नी 1200 किलोमीटर की जर्नी 3 घंटे में हो जाती है। अभी 24 घंटे कटर पटर करना पड़ेगा आपने। ऐसी थोड़ी सी हमारी बात हुई तो मैंने कहा अच्छा ही है, देखो 24 घंटे तुम भी शांत हो, जहाँ जा रहे हो वो भी शांत है, तुम जाके झगड़ा ही करोगे। तो यदि सद्बुद्धि नहीं है तो गति दुर्गति की ओर ही जाएगी। अभी ये नागपुर हाईवे बना, नागपुर मुंबई हाईवे, इसकी रिपोर्ट आ रही है कि लगातार लोग मर रहे हैं हाई स्पीड के कारण, क्योंकि उतनी स्पीड वाली गाड़ी नहीं है अपने पास, और एक्सीलरेटर दबा दिया फुल और टायर फट के चला गया गाड़ी से आगे। तो ये एक्सीडेंट्स जब दिल्ली में हाईवे बना था, आगरा, दिल्ली आगरा, उस पर भी बहुत हुए। रोड बन गई सीमेंट की, वो टायर को खींचती है, तो यदि हल्का टायर है तो फट जाता है हाई स्पीड में गर्म होने के कारण। तो इसका मतलब है कि स्पीड क्यों बढ़ाना है? तो अब ये समझ में आता है मेरे को, जितनी बातें हमने कर ली हैं, मानव लक्ष्य के अर्थ में स्पीड को बढ़ाना है? निरंतर सुख के अर्थ में स्पीड को बढ़ाना है ना।
तो निरंतर सुख के अर्थ में स्पीड को बढ़ाना है, तो निरंतर सुख के अर्थ में हमारी स्पीड बढ़ी है। स्पीड बढ़ी का मतलब है भाई आज हम ये एलईडी की महिमा है कि हम 300 का शिविर भी करते हैं, 500 का शिविर भी करते हैं। अभी दिल्ली में 5200 लोग का किया। नहीं तो क्या है, बोर्ड पे लिखा हो, बोर्ड के बिना ये शिविर चलेगा नहीं। और बोर्ड से शिविर करना है तो 100 लोग के साथ में हो सकता है, क्योंकि उसके बाद का डिस्टेंस इतना हो जाता है कि बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये एलईडी की महिमा है कि हम 500 लोग का शिविर भी उतना ही इफेक्टिवली कर पाते हैं। स्पीकर की महिमा है कि उतनी हाई क्वालिटी स्पीकर्स हैं, तो आवाज़ और लिखा हुआ अंतिम व्यक्ति जहाँ भी बैठा है उसको दिखाई देता है। तो इसका मतलब है ये हमारी मानव लक्ष्य के अर्थ में गति बढ़ गई। फिर चाहे कार से भी हमने गति बढ़ाई तो भी हम जल्दी जाके उस समय का सदुपयोग करेंगे। तो यदि लक्ष्य की क्लैरिटी होगी तो उस समय का सदुपयोग करेंगे, लक्ष्य की स्पष्टता नहीं होगी तो जल्दी पहुंच के भी झगड़ा ही करेंगे। तो टाइम महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य की क्लैरिटी होगा तो समय का सदुपयोग होगा। तो ये बात हमारे ध्यान में आए। तो मन स्वस्थता का मतलब क्या है? मन स्वस्थता का मतलब है सुख और उसकी निरंतरता। और सुख की निरंतरता कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगा? समाधान से। अब तो मेरे को लगता है गुजराती वाला समझण जो है समाधान के पास आ गया। अब तो दोनों इक्वल हो गए ना। तो फिर भी लिख देता हूं समाधान बराबर समझण, ताकि कंफ्यूजन ना। अब बताइए, मैं समझदार हो गया हूं, मैं समझदार हो गया हूं, मैं समझदार हो गया हूं, इसकी पहचान क्या होगी? इसका प्रमाण क्या होगा? मैं समझदार हो गया हूं, इसका प्रमाण क्या होगा? आचरण। भाव और विचार तो मुझ में होंगे, मेरे भाव और विचार ठीक हैं, इसका पता आपको कैसे पता चलेगा? आचरण से चलेगा। तो इसका मतलब है मेरे समझदार होने का प्रमाण, मेरे समझदार होने का प्रमाण मिनिमम परिवार में मिलता है। मेरे समझदार होने का प्रमाण मिनिमम आचरण में मिलता है। पहला आचरण है कि मैं न्यायपूर्वक जी पाता हूं। दूसरा आचरण है कि मैं धर्म पूर्वक जी पाता हूं। तीसरा आचरण है कि मैं सत्य पूर्वक जी पाता हूं। न्याय क्या है? न्याय कहां होता है? परिवार में होता है। धर्म को कहां जीते हैं? समाज में जीते हैं। सत्य को कहां जीते हैं? चारों अवस्थाओं के साथ जीते हैं। मटेरियल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन बीइंग, 4 अवस्थाओं में जीते हैं। परिवार में कैसे जीते हैं? मानव का मानव के साथ और मानव का प्रकृति के साथ ऐसा जीना कि मानव में उभय तृप्ति हो जाए। उभय तृप्ति मीन्स म्यूचुअल फुलफिलमेंट, दोनों तृप्त हो जाए, गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो जाए। ऐसा हो पाए तो इसका नाम न्याय है। तो दोनों के बीच में न्याय प्रमाणित हुआ। एक समझदार मानव न्यायपूर्वक प्रस्तुत होता है, दूसरा मानव भी न्याय को समझता है। तो दो समझदार मानव के बीच में न्याय प्रमाणित होता है। ये भी समझने की बात है। एक समझदार होगा, दूसरा समझदार नहीं होगा, तो दो समाधानित मानव के बीच में कभी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं रहेगा। एक भी समाधानित होगा तो कम से कम पड़ोसी नहीं सुनेंगे, झगड़ा नहीं होगा। दोनों ही ना समझ होगे तो झगड़ा होगा ही। प्रकृति के साथ जिएंगे तो इसको प्रकृति में संतुलन और परिवार में समृद्धि हो जाए, पति पत्नी में, परिवार में
आवश्यकता से अधिक का भाव बना रहे तो हमारा जीना हो गया। तो बेसिकली परिवार में जीने का मतलब, पति पत्नी संबंध में जीने का मतलब, परिवार के बाकी लोगों के साथ जीने का मतलब मेरे समाधान, मेरे समझण की अभिव्यक्ति है, मेरे समझ का एक्सप्रेशन है, स्वयं के प्रति विश्वास का एक्सप्रेशन है। तो स्वयं के प्रति विश्वास, समाधान का मतलब है स्वयं के प्रति विश्वास दूसरे मानव के साथ में व्यवहार की तृप्ति के रूप में व्यक्त होता है। इसका नाम न्याय है। तो हम जीते हैं तो परिवार में न्याय प्रमाणित होता है। परिवार में न्याय प्रमाणित हो जाए तो इसका नाम मानव पद है। मैंने अपने मानव होने को क्वालिफाई किया। ये समझने लायक जगह है। तो मेरे मानव होने का क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा कि हम आचरण से मानव हैं कि आकार से मानव हैं। आचरण से मानव होने का प्रमाण क्या होगा? मैं अपने परिवार में न्यायपूर्वक जीता हूं, और न्यायपूर्वक जीने का प्रमाण क्या होगा? शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार। एक भाषा में कहें, दूसरी भाषा में कहें, समाधान और समृद्धि पूर्वक जीता हुआ परिवार। और ये कब हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? तो एक समझदार मानव की पहचान क्या होगी? एक समझदार मानव की पहचान क्या होगी? उसका लक्ष्य क्या होगा? एक समझदार मानव में लक्ष्य क्या होगा? मानव लक्ष्य होगा। एक समझदार परिवार में पत्नी का लक्ष्य क्या होगा? मानव लक्ष्य होगा। पति का क्या होगा? मानव लक्ष्य क्या होगा? सास का क्या होगा? ससुर का क्या होगा? बेटे का क्या होगा? सबका लक्ष्य एक होगा तो वो मिलके एक दूसरे के साथ पूरकता को पहचानेंगे। जैसे पूरी नेचर में देखें, देखो ये बहुत समझने लायक जगह है। अभी हमारे बीच में परस्पर संबंध को पहचानने का आधार क्या है? अभी हम परिवार में रहते हैं, अभी हम परिवार में एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं? रहते हैं, जी नहीं पा रहे हैं, इसलिए सारा गिला शिकवा शिकायत है। हम एक छत के नीचे बस रहते हैं, क्यों नहीं जी पा रहे? अभी संबंध को पहचानने का आधार क्या है? अभी संबंध को पहचानने का आधार क्या है? अभी संबंध को पहचानने का आधार शरीर है। अभी संबंध को पहचानने का आधार शरीर है। जब मैं शरीर को, संबंध को पहचानने का आधार मानता हूं तो मेरी शारीरिक इच्छाओं को, मेरी शारीरिक आवश्यकताओं को प्रायोरिटी देता हूं। दूसरे की शारीरिक आवश्यकता की प्रायोरिटी मेरे ध्यान में नहीं आती। ये कुछ समझने लायक बात। मुझको कितना नमक पसंद है, मुझको कैसा खाना पसंद है, तुम मेरी पसंद का बनाओगे तो शायद मैं अप्रिशिएट भी नहीं करता, और जिस दिन पसंद का नहीं होगा उस दिन मैं 4 कमियां बता ही दूंगा। परिवारों में कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि खाना ठीक ना बने तो 4 गलतियां बता ही देंगे, खाना अच्छा बने उस दिन ये भी नहीं बोल पाएंगे कि आज अच्छा बना। कितनी बहनें इस बात से सहमत हैं? तो ज्यादातर बहनें ही खाना बना रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये समझने लायक बात है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो मेरी शारीरिक आवश्यकताएं, मेरी शारीरिक इच्छाएं पूरी हो जाएं, मेरा ध्यान इस बात पे रहता है। दूसरा क्या चाहता है वो मेरे बहुत ध्यान में नहीं आता। इसका रिवर्स, जब मैं मानव के रूप में पहचानता हूं, दूसरे को भी मानव के रूप में पहचानता हूं, और सही अर्थों में खुद को प्यार करता हूं और दूसरे को भी प्यार करता हूं, तो दूसरा कैसे खुश होगा इसका ख्याल मैं रखता हूं। मेरे को पता है कि दूसरा कैसे खुश होता है, कहां वो चाहता है कि उसको एप्रिसिएशन की जरूरत है। और एप्रिसिएशन क्यों ना किया जाए? मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, क्या मैं 2 शब्द भी कहने की स्थिति में नहीं हूं? और मैं 2 शब्द कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं कि मैं खुद से ही नाराज हूं। खाना खाते समय मेरे विचार तो कुछ और चल रहे हैं,
मैं तो कहीं और किसी कंफ्यूजन में हूँ, मैं तो किसी कंफ्लिक्ट में हूँ, कोई भूतकाल की पीड़ा में हूँ, वर्तमान से विरोध में हूँ, भविष्य की चिंता में हूँ। भविष्य की चिंता में डूबा हुआ आदमी खाना खाते समय कहाँ खाने को अप्रिशिएट कर पाएगा? ध्यान में आ रही बात? तो जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो हम शरीर के आधार पर संबंध को पहचानते हैं। शरीर के आधार पर संबंध को पहचानते हैं तो अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए उसको पहचानते हैं। दूसरे की आवश्यकताएं क्या हैं ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं आता है। हमारे कंफ्यूजन, हमारी टेंशन, हमारी भीतर की बेचैनी मैं नहीं सोच पाता हूं कि सामने वाले की आवश्यकता है, सामने वाले की स्थिति क्या है, उसकी मनस्थिति क्या है, उसकी जरूरत क्या है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अतृप्ति की जगह बनेगी। आपको ये पता ही चलता है कि सामने वाला फिजिकली घर में है, मेंटली घर में नहीं। हम साथ साथ फिजिकली रह के भी एक दूसरे के साथ तृप्ति नहीं पाते हैं क्योंकि मानसिक रूप से हम एक दूसरे के साथ, भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे के साथ नहीं होते। भावनात्मक और मानसिक रूप से मैं मेरी उन अतृप्त इच्छाओं के लिए सोच रहा होता हूं जिन इच्छाओं की पूर्ति अभी नहीं हुई। जो मिल गया है उसको मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड माना है, वो कहाँ जाएगा, तो उसकी तरफ मैं बहुत ध्यान नहीं देता हूं। कितने लोग ध्यान में आ रहे, बात ध्यान में आ रही है ना? घट रहा है घरों में, मेरे स्वयं के साथ घटा है, मैंने खुद भी यही किया है, इसलिए मैं इसका साक्षी हूं, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ घर में फिजिकल टाइम देने का मामला उतना नहीं है, फिजिकल चीजों को देने का मामला उतना नहीं है। पहला काम है भावनात्मक पोषण। मानव मानव के बीच में यदि भावनात्मक और मानसिक पोषण हो जाता है उसके साथ में शरीर की आवश्यकताएं अपने आप संतुलित भी हो जाती हैं और पूरी भी हो जाती हैं। क्योंकि सूत्र है कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है। बड़ी चीज में छोटी चीज अपने आप सेट हो जाती है। तो यदि हम अपने आप में भावनात्मक तृप्ति के साथ, तो देखो स्थिति ये है कि शादी होने की उम्र तक हमारा कोई मेंटल, बल्कि हम तो बहुत बेचैनी की जगह में होते हैं। ना हमारा करियर सेट होता है, ना हमारा सम्मान सेट होता है, ना हमारी पहचान सेट होती है, और हमारी शादी हो जाती है। शादी होते ही बच्चे आ जाते हैं, वो कहते हैं जिंदगी दो, हम कहते हैं अभी तो हम ही को नहीं मिली। तो क्या हुआ? 2 बच्चों की शादी हो गई, उन्होंने फिर बच्चे पैदा कर दिए। अब छोटे बच्चे बड़े बच्चों से जिंदगी मांगते हैं, बड़े बच्चे कहते हैं यार तो हम ही को जिंदगी पा देते अभी तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो मानव मानव के बीच में संबंध की पहचान का आधार सही है कि गलत है? मानव मानव के बीच में अभी संबंध के पहचानने का आधार सही है कि गलत है? गलत है। हम शरीर नहीं हैं, इसलिए शरीर के आधार पर पहचानने का तरीका गलत हो गया। तो मानव को छोड़ दो, नेचर की ओर चलो कि नेचर में सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक सारी इकाइयां अपने आप में व्यवस्था में है कि अव्यवस्था में है। वो आपस में संबंध को कैसे पहचानती है? वहां आपस में संबंध की पहचान का आधार क्या है? उपयोगिता किस अर्थ में? उस कायनात की बड़ी व्यवस्था के अर्थ में, उस कायनात की व्यवस्था के अर्थ में सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचानती। तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान है, ये नेचर को देख के समझ में आया। व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान है। और मानव में व्यवस्था क्या है? मानव में व्यवस्था क्या है? बात समझ में आए कि नहीं? पूरी आदमी की जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन एक ही लाइन का है, शरीर के आधार पर संबंध को पहचानने के स्थान पर व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। बस एक ही लाइन में सारी दुनिया। शरीर के आधार पर संबंध को पहचानने के स्थान पर
व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। मैं आपके सामने कल उस पाठ को खोलूंगा। दिल्ली के एक शिविर में सवाल, इसमें 2 फंडामेंटल सवाल आते हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। तो पूछा गया कि भाई बताओ क्यों जी रहे हो। तो एक सज्जन ने जवाब दिया, मैं क्यों जी रहा हूं ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। आप पहले ये बताओ कि जहाज जा कहां रहा है। जहाज मतलब जहाज मतलब जहाज मतलब जहाज मतलब जहाज मतलब तो उसने कहा, देखो मैं तो जहाज पे हूं, मैं दारू पीऊं, नशा करूं, झगड़ा करूं, प्यार करूं, पूजा करूं, मैं कहाँ जा रहा हूं। जहाज इधर जा रहा है, उसी जहाज में मैं जा रहा हूं। तो सवाल ये नहीं है कि मुझको क्यों जीना है, सवाल ये है कि जहाज जा कहां रहा है। तो जहाज मतलब पूरा यूनिवर्स, मेरा सोलर सिस्टम, मेरी गैलेक्सी इस यूनिवर्स का पार्ट है, इस अखंड ब्रह्मांड का पार्ट है। मेरी धरती उस सोलर सिस्टम का पार्ट है। और ये धरती पे मानव का होना 450 करोड़ साल की यात्रा के बाद मानव इस पे प्रकट हुआ है। यदि मानव इस पे प्रकट हुआ है तो मानव इस धरती का इंटीग्रल पार्ट है। मानव को चांद पे ले जाए तो वो चल नहीं पाता है, क्योंकि मानव का शरीर इस धरती की सापेक्षता में बना है। कभी चांद पे मानव होगा और धरती पे आएगा तो भी चल नहीं पाएगा, क्योंकि वहां के शरीर वहां के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रकटन इस सृष्टि के नियम के साथ हुआ है। मेरे ऊपर इस सृष्टि का नियम काम करता है। तो मेरे चाहने से मामला नहीं चलेगा, ये पूरे एग्जिस्टेंस का कोई नियम है, इस जहाज का कोई नियम है। उस जहाज को समझ के, उसके नियम को समझ के मेरी जिंदगी चले। तो मनमानी से काम चलेगा कि बुद्धिमानी से काम चलेगा? मनमानी भी गुलामी है, स्वयं की गुलामी है। तो बुद्धिमानी का मतलब है यूनिवर्स का जो नियम है उस नियम को समझ के जी पाना, ये बुद्धिमानी का नियम है। तो पति क्या करेगा? पति भी यूनिवर्स के नियम को समझेगा, पत्नी भी यूनिवर्स के नियम को समझेगा। दोनों समझेंगे तो क्या समझेंगे? तो मानव का नियम क्या है? मानव का नियम एक ही है कि वो हमेशा खुश रहना चाहता है। परिवार का नियम क्या है? परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त रहना चाहता है। समाज का नियम क्या है? वो भय से मुक्त रहना चाहता है और प्रकृति में संतुलन की आवश्यकता है। तो इसका मतलब हुआ हम सबका एक ही नियम है, मानव लक्ष्य। तो मानव लक्ष्य के हिसाब से, मानव लक्ष्य के अनुरूप एक दूसरे के साथ संबंध की पहचान। मेरे को कहाँ जाना है? मानव लक्ष्य। पत्नी को कहाँ जाना है? मानव लक्ष्य। बेटे को कहाँ जाना है? मानव लक्ष्य। पड़ोसी को कहाँ जाना है? मानव लक्ष्य। पूरे संसार को कहाँ जाना है? मानव लक्ष्य। जब हम सबका लक्ष्य एक है तो हमारी यात्रा भी साथ साथ है, इसलिए हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए चल सकते हैं। जिंदा रहने के धरातल पर हमारे लक्ष्य अलग अलग है। कोई व्यापार करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई 9 से 5 चलना चाहता है, कोई 24 घंटे चलना चाहता है, कोई सेलिब्रिटी करना चाहता है, किसी को लाल अच्छा लगता है, किसी को पीला अच्छा लगता है, किसी को। तो जिंदा रहने के धरातल पर हम अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग रहेंगे। जब तक वो एक मंजिल हम नहीं पहचान पाएंगे तो मानव लक्ष्य की पहचान, उसके अनुरूप अपनी योग्यता को विकसित करना, ये दोनों का पति पत्नी का होगा। पति पत्नी उस श्रेष्ठ आचरण के साथ जिएंगे तो उनको देख के बच्चों की पेरेंटिंग हो जाएगी।
बढ़िया। क्या समझ में आया बोल के बताओ, बोल के बताओ, बोल के बताओ। अब पहले शिविर किए हुए नहीं, पहला शिविर, गुड, बढ़िया। मानव की परिभाषा की बात हुई। हम लोग अभी तक मानव का परिभाषा मतलब मानव जो है वही परिप्रेक्ष्य में देखते थे, शरीर, तो शरीर की परिप्रेक्ष्य में देखते थे। तो मानव अपने आप में अलग है और वो प्रकृति का एक एंटिटी है, पार्ट है। और वो परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो जो भी क्लेश है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो लक्ष्य, जो मानव लक्ष्य है, वो लक्ष्य एक हो जाएगा। तो जो छोटा सा छोटा अंग है परिवार का, यानी कि एक स्वयं व्यक्ति है या परिवार है या समाज, परिवार मिलकर समाज होता है, वो समाज का सबका लक्ष्य एक तरफ होगा। तो प्रकृति की मूलभूत जो हमारे लक्ष्य की मूलभूत लक्ष्य एक हो जाएगा, तो क्लेश कम होंगे। मैं अपने सामाजिक या हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से सोचे तो किसान फैमिली से है, तो हम लोग कुदरत से बहुत जुड़े हुए हैं। तो जो फार्मर, जो लोग खेत में जाते हैं, तो छोटा सा खेत होता है, उसमें जो एक प्लांट थोड़ा थोड़ा डेली डेवलप होता है, तो उसके साथ बातें कर पाते हैं। उसका डेली उसका हेल्थ, मतलब दिन में 3 बार जाते हैं, ये लोग जो है उनको पता है, तो वो उनके साथ उनका हाल हवाल बहुत नजदीक से, उनके रूट में क्या डेवलप हुआ, क्या चेंजेस हुआ, उसको पानी चाहिए, मतलब वो वर्बल लैंग्वेज नहीं रहती है, पर ना रहते हुए भी उनका कम्युनिकेशन इतना जुड़ाव होता है। तो वो एक प्रकृति के साथ एक एग्जाम्पल है। तो वो हमारा मूलभूत ये स्वभाव है कि प्रकृति का जो कुदरत अपना लक्ष्य है, उसमें सबको उस तरफ ही जाना। और कोई कोशिश करे, और कोई बोले। हाँ जी, माइक। हर मानव का लक्ष्य एक ही है। थोड़ा खड़ा होके बोले जी। हर मानव का लक्ष्य एक ही है, खुश रहने का ही लक्ष्य है हर मानव का। और अगर परिवार का हर एक सदस्य इस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो हमें एक अच्छा परिवार, अच्छी सोसाइटी और अच्छा रहने के लिए मिलता है। क्योंकि यदि दुनिया के सभी लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो खुश रहने का कोई तरीका एक होगा कि सबके लिए अलग अलग होगा? यदि दुनिया के सारे लोग हमेशा ही खुश रहना चाहते हैं, इसका मतलब है कि उसका कोई तरीका भी एक ही होगा। इसलिए हम साथ साथ चल सकते हैं। इसलिए आपका सुख मेरा दुख नहीं हो जाता और मेरा दुख आपका सुख नहीं हो जाता। बढ़िया। और कोई बोलेगा? और कोई बोलेगा? सार क्या निकला? शरीर के आधार पर संबंध को पहचानने की बजाय मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंध की पहचान, ऐसा होने से हम गिला शिकवा शिकायत मुक्त हो पाएंगे। मैं हमेशा खुश रहूं, उसको पूरा करने का तरीका मानव लक्ष्य। तो जब तक हम दोनों का मानसिक स्तर आजू बाजू नहीं होगा, कंपैटिबल नहीं होगा, सबकी गति, पति पत्नी की गति एक जैसी रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास सारे तरह के एग्जाम्पल। कहीं पति की गति अब ये तुलनात्मक ही है, लेकिन इस कंटेंट को समझने में पति की गति तेज है, पत्नी सहयोगी। कहीं रिवर्स है, पत्नी की गति तेज है, पति सहयोगी। कहीं दोनों साथ इक्वली जैसा ही चलते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो पक्का है कि 1 2 3 शिविर ठीक से हो गए तो हम एक दूसरे के साथ विरोध करने की बजाय एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे की सीमाओं को समझने लगते हैं, एक दूसरे के लिए मैं क्या करूं वो भाव हमारे भीतर आने लगता है।
ये बहुत टचिंग है आदमी के लिए कि कोई मेरे लिए सोचता है। और पति पत्नी वो जगह है जहां ये अपेक्षा है कि आप मेरे लिए सोचते हो, आप मेरे को समझते हो। देखो, हम किसी से नाराज होते हैं तो क्या बोलते हैं, और किसी से बहुत खुश हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं। है तो तू ही समझता है भाई मेरे को। बस, और यहीं तक नहीं रुके, हमने एक ऐसी शक्ति को पहचाना जिसके बारे में हम ये मानते हैं कि वो बिना बोले मेरे बारे में सब समझता है। ये अपने जो भी हम जिन भी महापुरुषों को मानते हैं या भगवान नाम की चीज के बारे में हम जो मानते हैं, वहां हमारी मान्यता क्या है? वो सब जानता है, मेरे बारे में सब समझता है, मेरा अच्छा बुरा सब जानता है, इतना ही भरोसा। तो सार बात इतनी है, जब मैं किसी से बहुत खुश होता हूं तो बस एक ही लाइन निकलती है कि मेरे को समझता है, और जब किसी से नाराज होता हूं तो तुमने मेरे को समझा नहीं, एक ही लाइन निकलती है। मैं कहता हूं ये समझने में इतना सुख है, इतना सारा अच्छा लगता है, तो मैं ही क्यों ना खुद को समझ लूं कि दूसरे की योग्यता नहीं है, दूसरे के पास टाइम नहीं है। तो जब मैं खुद को समझने लगता हूं तो मैं उतना ही खुश हो जाता हूं जिस खुशी की उम्मीद मेरे को दूसरे से है। दूसरे की पता नहीं कब स्थिति बनेगी, क्यों मैं दूसरे का मोहताज रहूं, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो। उसकी अपनी योग्यता है, उसकी अपनी गति है, उसकी अपनी पात्रता है। लेकिन मुझको तो समझ में आ गया कि समझना अपने आप में सुखदायी काम है, समाधान बराबर सुख है। तो मैं समझने की यात्रा में लग जाता हूँ और मैं सुखी होने लगता हूँ। तो जो मेरे सुख की भरपाई मैं दूसरे से अपेक्षा करता था, वो भरपाई मैं खुद ही कर लेता हूँ। और जो अपने में जो खुद को प्यार करने लगता है, दूसरा भी उसको प्यार करने ही लगता है। बढ़िया, समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? आज माइक। में ये जो लिखा है कि न्यायपूर्वक परिवार में हमको जीना है, मानव जब साथ में जीते तो अपनी जो वो पता तो उभय तृप्ति होती है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि जो हमें व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानना है। ये पूरी कायनात अपने आप में एक व्यवस्था, ये बड़ा जहाज है और मैं उस जहाज का इंटीग्रल पार्ट। देखो सूत्र क्या है, होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है ना। जैसे मैं आपके हाथ में एक मशीन का पार्ट निकाल के रख दूं, किसको पार्ट समझ में आएगा? जिसको पूरी मशीन समझ में आती है। फिर एक पार्ट समझ में आएगा कि कोई भी पार्ट दे दो वही समझ में आ जाएगा। तो मैं बताऊंगा ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। अब कोई भी पार्ट मेरे हाथ में रख दो कंप्यूटर का, मेरे को पता है सारे पार्ट्स क्या हैं, तो मैं कब बता पाता हूँ हर एक पार्ट के बारे में? जब मेरे को पूरा पता है। और पार्ट के बारे क्या बता रहा हूँ, पूरे में उसकी भूमिका क्या है। हार्ड डिस्क की भूमिका मेमोरी की है। तो इसका मतलब है कि जब मेरे को पूरा समझ में आता है तो हर पार्ट की पूरे में भूमिका समझ में आती है, इसका नाम पार्ट समझ में आता है। तो इसका मतलब ये है कि एक मिनट, मैं क्या हूं? पार्ट हूं। किसका पार्ट हूं? व्यवस्था, बड़े जहाज का पार्ट हूं। तो जब तक ये मेरे को जहाज कहाँ जा रहा है इसका पता नहीं चलेगा, ये कहां से प्रकट हो गया, किसने प्रकट कर दिया, क्यों प्रकट कर दिया, जब तक मेरे को ये पूरे जहाज का पता नहीं चलेगा तब तक मैं इसका पार्ट हूं। तो आदमी को हैंगर पे लटकाया, बताओ क्या है? तो इस पार्ट की इस पूरे जहाज पे भूमिका क्या है? तो हर आदमी के जीने का कोई पर्पस है। तो जब तक मैं उस पर्पस को नहीं पहचानता,
तो मेरी वाइफ है तो उसका भी एक पर्पस है, मेरा बेटा है तो भाई है, तो पत्नी है तो पति है, सभी मानव हैं, सभी इस जहाज के इंटीग्रल पार्ट हैं, सबके होने का कोई पर्पस है। जब तक हम वो पर्पस को नहीं पहचान लेते हैं तो फिर साथ में जीना नहीं बनता। पर्पस के लिए सपोर्ट सिस्टम है। जब मैं मेरे पर्पस को पहचानता हूं और मैं ये पहचानता हूं कि तुम्हारी सपोर्ट के बिना ये पूरा नहीं होगा, तो आपके प्रति मेरा भाव अलग हो जाता है। जब मेरे को लगता है कि मेरे को आपकी जरूरत ही नहीं है, तो मेरा भाव अलग हो जाता है। तो पर्पस को पहचाने बिना हर एक के साथ मेरी भूमिका क्या होगी ये मैं पहचान नहीं पाता। इसलिए मैं किसी को नकार देता हूँ, किसी को स्वीकार लेता हूँ, और कभी आवेश में रहता हूँ और सारे झंझट क्रिएट होते हैं। बोलिए। यानी पहले तो मेरे को पर्पस पहचानने के पहले व्यवस्था को ही समझना। हाँ, होल समझ में आएगा, उसमें मेरी भूमिका को पहचानना मेरा पर्पस है। तो पहले जहाज पूरा समझ में आए। यानी अभी तो सिर्फ व्यवस्था को समझने का काम शुरू। अभी हम अप्रोच कर रहे हैं उसको, कल जहाज खोल दे, कल पूरे जहाज के नट बोल्ट खोल दे। पर्पज इंग्लिश शब्द है, पर्पज इंग्लिश शब्द है ना। हाँ मुझे तो पता है, लेकिन कई लोग ऐसे बैठे हमारे हाँ। बड़े, इनको पता नहीं वो पर्पज क्या बोले हिंदी में, वो बता दो। पर्पस का मतलब प्रयोजन, प्रयोजन, उपयोगी। इस संसार में मेरी उपयोगिता क्या है, मैं क्यों पैदा हो गया, हेतु क्या है। गुजराती में क्या बोलेंगे, हेतु, उद्देश्य। मेरा पैदा होने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य बोलेंगे। उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लक्ष्य। मेरा पैदा होने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, उसका नाम लक्ष्य। बढ़िया। तो कल जहाज खोलेंगे, ये पूरी सृष्टि कहां से प्रकट हो गई, इसको किसने बना दिया, क्यों बना दिया, मेरे को क्यों बना दिया, ये मैं कहां से टपक गया, है ना, घोड़ा क्यों पाला। हाँ। जैसे आपने बताया कि पूरे परिवार में मजा आ रहा है समझने में। हाँ, ये बहुत मजेदार काम है। थोड़ी सी दूर चलोगे, इतना मजा आता है समझने में, इतना फुलफिलिंग लगता है। और इस समझने समझाने के प्रोसेस में जो पति पत्नी में संवाद होता है, उससे उनके भीतर का जो रूखापन है वो खत्म ही हो जाता है। बात चाहिए ना कोई करने के लिए। जब तक शादी नहीं हुई तो तुम कितनी सुंदर हो, अब तुम रोज रोज बोलोगे सुंदरता तो ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा। कितना गिफ्ट रोज लाएंगे, कितना शाही पनीर रोज खाएंगे, कितना घूम के आएंगे, सब खत्म हो जाता है। जब तक नहीं मिले तब तक का ही सुख है, मिलने के बाद 1 साल में सारा कोर्स पूरा। उसके बाद लड़का क्या सोचता है, बस लड़की आने वाली है निरंतर सुख का रथ लेके, राजकुमारी। और लड़की तो पहले से सोची हुई है राजकुमार आने वाला है निरंतर सुख का रथ लेके। दोनों एक दूसरे के में झांक के देखते हैं, बोले तेरा तो खाली है, बोले तेरा भी तो खाली है, और AK-47 लेके फायरिंग शुरू। अब बोलो क्या प्रश्न। आपने जैसे बताया कि परिवार में सब एक ही उद्देश्य से चले, जैसे ये व्यवस्था चले नहीं, वो पहले से आपके पैदा होने के पहले से आपका उद्देश्य तय है। तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं हो कि हमको मिलके कोई उद्देश्य तय करना है। आपके पैदा होने से पहले से तय हो गया है कि आपका लक्ष्य मानव लक्ष्य है, आपकी चाहत सुख की है, आप इसको बदल नहीं सकते। तो जो है ही केवल उसको रियलाइज करना है। गुड। तो वो अगर मुझे ऐसा है कि जैसे हम दोनों ने आज ये शिविर किया तो हमको ये रियलाइजेशन हुआ कि हम कहाँ खो गए थे और जो लेयर्स थे वो उतर गए। बहुत पर जो परिवार के दूसरे लोग हैं उनके लिए कैसे फिर अगले शिविर में उनको ले आना। एक ब्लैक मेल होता है, एक व्हाइट मेल होता है। बस मेरे लिए कुछ नहीं समझाना है, शिविर क्या है पूछेंगे, कुछ नहीं बताना है, बस मेरे लिए 7 दिन दे। मेरे को प्यार करते हो तो मेरे को 7 दिन दे, बस मेरे लिए दे दो,
खत्म। और दूसरा ये कि आपने जैसे बताया कि खुद से प्रेम करोगे तो दूसरे भी हमको प्रेम करने लगेंगे, बिल्कुल। तो ये सुनने में ही बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं तो इसको जीता हूँ। मेरे को इतने लोग प्यार करते हैं, इतने लोग इतना प्यार करते हैं, पूछो मत। जहां जाता हूँ वहीं घर जैसे ही लगता है। और महीने में 25 दिन बाहर रहता हूँ, उधर पत्नी भी खुश रहती है। ये कैसे संभव, मतलब अभी तो कुछ संभव प्यार होने से संभव। जिस दिन हमारी शादी हुई है और आज का दिन, 32 साल का सफर, 32 साल में जो प्यार पहले दिन था आज उससे बेहतर हुआ है, कम नहीं हुआ। आज भी वो उतना ही फ्रेश है, उतना ही सुखद है, उतना ही सुंदर है, उतना ही उत्सव है। प्यार है वो कैसे पता चलेगा? प्यार है वो ऐसे पता चलेगा कि हम एक दूसरे के लिए कुछ करने का भाव हमेशा बना ही रहता है। कैसे को और क्या दे दूं, पाने का भाव नहीं रहता है, देने का भाव रहता है। मैं इसके लिए क्या करूं, इसने मेरा कितना साथ दिया। तो प्यार देने का नाम है। जब बार बार लेने का ख्याल आने लगे तो समझो प्यार नहीं। 3 तरह के रिलेशन है ना, एक लेन देन है, एक लेन लेन है, एक देन देन है। लेन देन व्यापार है, लेन लेन शोषण है, देन देन प्यार है। जिसको प्यार करता हूं उसके लिए यही सोचता हूं इसको क्या दूं, क्या करूं इसके लिए। वो भी ये सोचता है कि इसके लिए क्या करूं। दोनों का काम चल जाता है और दोनों देने के भाव में रहते हैं। लेने का काम बाय डिफॉल्ट हो गया, लेने के लिए मुझको कुछ मांगना नहीं पड़ा। जब मैं देने के भाव के साथ होता हूं, लेना अपने आप हो जाता है। मैं लेने का सोच ही नहीं रहा, तो देने का सोचो। इसी का नाम प्यार है। एक लाइन बोलना चाहता हूँ, लेने के बदले देने को व्यापार कहते हैं। और जो बार बार लेन देन मतलब जितना दिया उतना मिल जाए, इसका नाम व्यापार। नहीं, मैं शायरी बोल रहा हूँ सर। अच्छा लेने के अच्छा बदले देने को व्यापार कहते हैं, और जो बार बार मिले उसे ही प्यार कहते हैं। जो बार बार दे उसी को प्यार है। हाँ, जो बार बार दे उसी को प्यार कहते हैं। सही, तुम कवि हो जाओगे। तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं। देखो, शादी के पहले तो अधिकांश लोग कवि होते हैं, शादी के बाद आपका कवित्व टिक जाए तब माने। अब क्या करूं, चलो हो ही गया। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह।